ओके स्टूडेंट, इससे पिछली वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मैंने आपसे कहा था कि आईटी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो अब आप देख लीजिएगा। मैंने आपको मेथड बता दिया था, मैंने सारा लिख लिया हुआ था। और उस वीडियो के सीक्वेंस के बाद हम ये नया क्वेश्चन भी कर रहे थे, तो बीच में जाके हमें अंदाज़ा हुआ कि पंखा बहुत तेज़ है, तो जिसकी वजह से अगेन वीडियो में बहुत नॉइज़ आ गया। तो अब वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि अब मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ी है सेम क्वेश्चन, तो फिर उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। अभी मैं नया क्वेश्चन करूँगा, तो आप उसको फर्दर खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। अभी मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पंखा बंद करके स्लो करके। तो ये क्वेश्चन है, वीटी आपने फाइंड करना है। टाइम t 0 पर पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे ये स्विचिंग होती है, यानी कि ये वही वाला केस बन रहा है फोर्सिंग फंक्शन का, जिसको पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि हम K3 वाला जो मेथड है उससे इसको सॉल्व करेंगे खुद से। तो इनिशियल कंडीशन हमें गिवन नहीं है, तो इनिशियल कंडीशन फाइंड करने के लिए हम फॉर t0 माइनस सर्किट ड्रॉ करते हैं। इंडक्टर शॉर्ट हो गया, कैपेसिटर ओपन हो गया, IL0 VC0 फाइंड करना है। तो वो सिंपल वोल्टेज डिवाइडर से और ओम्स लॉ से आ जाता है। V0 आता है 2 वोल्ट्स और IL0 माइनस आता है 1 एम्पीयर। अगेन आपको t ग्रेटर देन 0 स्विचिंग होगी, 12 की बजाय 24 वोल्ट्स कनेक्ट हो गए। अब इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि इस लूप में करंट IT फ्लो कर रहा है। अब ये दोनों पैरेलल में है। अब अगर ये दो पैरेलल में है तो मैं इसको एक लूप कंसीडर करके इसी केवीएल की इक्वेशन लिख सकता हूँ, दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप। तो वो बनती है ये इंडक्टर का ड्रॉप क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ करंट इनटू इंडक्टेंस प्लस 10 IT प्लस दिस VT इज इक्वल टू 24। नाउ इस नोड पे अगर मैं KCL लगाऊं तो इनकमिंग करंट है IT, एक करंट है कैपेसिटर का, एक है रेजिस्टर का। तो IT विल बी इक्वल टू कैपेसिटर का करंट क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस करंट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये ए बी इक्वेशंस बन गई। अब मुझे चाहिए VT। तो IT की वैल्यू में B को इस इक्वेशन ए में अगर पुट कर दूं तो मेरे पास पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ VT आ सकती है, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो वो ये इक्वेशन बनती है। अब ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है जिसके राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 48। तो जब सर्किट में फोर्सिंग फंक्शन इन्वॉल्व हो और सेकंड ऑर्डर इक्वेशन इस टाइप की बन जाए कि राइट हैंड साइड पे आपको कांस्टेंट वैल्यू नजर आ रही है, तो आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। कांस्टेंट A ओवर A2, दिस इज A1, दिस इज A2, वो बनता है 4। एक तो ये तरीका, ये क्या है, बेसिकली ये आपका K3 है, ठीक है। एक तो बनता है ये तरीका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दूसरे के लिए हमें रिस्पांस इक्वेशन चाहिए होती है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है और ये किस टाइप का रिस्पांस है, तो वो देख लेते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है SK + 7S + 12 = 0। और अगर इसको सॉल्व करें तो ये रूट्स बनते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, -3 एंड -4। रियल एंड डिस्टिंक्ट मींस ओवरडैम्प्ड रिस्पांस। अगर इसी को मैंने 2 zeta omega naught = 7 और omega naught square = 12 करके सॉल्व करूंगा तो zeta ग्रेटर देन 1 आएगा। उससे भी हमें ये पता चलेगा कि ये ओवरडैम्प्ड रिस्पांस है, तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो अगर ये ओवरडैम्प्ड रिस्पांस है तो VT की इक्वेशन किस टाइप की होगी, K1 e⁻³ 3t प्लस K2 e⁻⁴t। ये होगा सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होमोजेनियस इक्वेशन के केस में होता है।
लेकिन अगर राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट हो या स्विचिंग के बाद फोर्सिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो, तो जो ओवरऑल सोल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन हो। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है? दिस। लेकिन ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? मैं लिख दूंगा K3। अभी समझे हमने इस मेथड से K3 फाइंड नहीं। तो जो दूसरा वाला तरीका है, आप K3 कैसे फाइंड कर सकते हैं? जिस वोल्टेज को आप फाइंड कर रहे हैं उसको टाइम t = इंफिनिटी पर फाइंड करके देखें। और Vt फाइंड कर रहे हैं, Vt ये वोल्टेज है। आप Vt फाइंड कर रहे हैं टाइम t = इंफिनिटी। टाइम t = इंफिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, सर्किट फिर से स्टेडी स्टेट में है। अगर फिर से स्टेडी स्टेट में है, कैपेसिटर ओपन हो चुका है, इंडक्टर शॉर्ट हो चुका है, 24 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। 24 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है, इंडक्टर शॉर्ट हो चुका है, रेजिस्टर एग्जिस्ट कर रहा है, कैपेसिटर ओपन हो चुका है, दूसरा रेजिस्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है। 2 10 24। This is Vc0 which is equal to Vt। V0 और Vc0 सेम है, तो कितना बनेगा? V0 वोल्टेज डिवाइडर से 2 / 12 into 24 4 सेम वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों से आप K3 फाइंड कर सकते हैं। तो K3 कितना आ गया? 4। जो वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं उसी को एट टाइम t = इंफिनिटी पे देखकर कितनी बनती है, वो बनी 4। यानी K3 आ गया 4। K3 4। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव विल बी -3 K1 e⁻³ -3t -4 K2 e⁻³ -4t। 4 का डेरिवेटिव 0। एट t = 0 V0 हो जाएगा K1 + K2 + 4 and d/dt of V0 will be -3 K1 -4 K2। इसको कहां से फाइंड करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी यहां से नहीं फाइंड करेंगे, यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। क्या बनती है? बी इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो नीचे से इरेज कर रहा हूं। t = 0 in B, तो क्या बन जाएगा? I0 = 1/4 d/dt of V0 plus V0/2 और d/dt of V0 is 4I0, sorry, now 4I0 and 2V0। तो I0 कितना है? हमने शुरू में फाइंड किया था और जो हम मिटा चुके हैं। I0
शुक्र है ये एग्जाम्पल है। I0 आई थिंक 1 था, I0 1 एंड V0 2। I0 1 एम्पेयर हमारा निकला था और V0 2 वोल्ट्स। तो 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 2 4 0। ठीक है, एक तो ये तरीका है। से हमारे पास आ गया डी बाई डी टी ऑफ V0 इज 0। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है दिस इज 2 4 उधर जाके -4 -2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 एंड 0 इज इक्वल टू -3K1 -4 K2। इससे आपके पास K1 और K2 की वैल्यू आ जाएगी अगर आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इन्हें सॉल्व करें, K1 आता है -8 और K2 आता है 6। K1 आता है -8 और K2 आता है 6। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा उसमें आप K1 और K2 की वैल्यू पुट कर दें दिस वन। तो K1 इज -8 and K2 is 6। तो ये आपका VT बनता है फाइनल रिस्पॉन्स, जो कि ओवरडैम्प्ड रिस्पॉन्स है। तो बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है, V कॉम्प्लीमेंट्री, इसका VCT कह रहा हूँ, कैपेसिटर की वोल्टेज ना समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्लस V पर्टिकुलर VPT इज 4। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर मिलकर ओवरऑल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये जनरल सॉल्यूशन है, जनरल रिस्पॉन्स है VT का अगर सर्किट ऐसा हो। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, इसमें I नॉट ऑफ टी और V नॉट ऑफ टी फाइंड करना है आपने। बिफोर स्विचिंग पोजीशन 1 पे है और आफ्टर स्विचिंग इस सर्किट को आपने सॉल्व करना है। I नॉट ऑफ टी और V नॉट ऑफ टी फाइंड करना है। बिफोर स्विचिंग पोजीशन 1 पे है स्विच और आफ्टर स्विचिंग ये 2 पे आ जाएगा। तो असल में आज सुबह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी लाइट चली जाती है, कभी वेल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, कभी अजान शुरू हो जाती है। तो अभी 2 बज गए और मैं 9 बजे आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर
इनिशियल कंडीशंस गिवन नहीं है तो इनिशियल कंडीशन फाइंड कर लेंगे। इनिशियली सर्किट पोजीशन 1 पे है, मींस इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, कैपेसिटर भी डिस्कनेक्ट है, सोर्स भी डिस्कनेक्ट है। तो आउटर लूप लिया और IL0 फाइंड कर लिया और VC0 डेफिनेटली कनेक्टेड ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं है सर्किट, तो कैपेसिटर तो चार्ज हुआ नहीं होगा, तो VC0 तो 0 हो गया। IL0 के लिए ये सर्किट स्टार्ट अगर आप करें, सर्किट देखें तो IL0 बनता है 24 - 12 डिवाइड बाय 24, तो ये 1/2 एम्पेयर बन जाता है। इनिशियल कंडीशन हमारे पास आ गई। अब स्विचिंग करते हैं, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे आया स्विच, ये वाला लूप बना। इस लूप की आप इक्वेशन लिख लें, -4 प्लस VCT प्लस इंडक्टर के वोल्टेज प्लस 18 I0t प्लस 12 = 0। और अगर इस वाले लूप पे आप KVL लगाएं तो आपको नजर आ रहा है कि V0t - V0t प्लस 18 I0t प्लस 12 = 0 के V0t की इक्वेशन ये बनती है। तो जैसे ही आपके पास I0t आएगा उसको यहाँ पुट करके आपके पास V0t आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में VCT की वैल्यू पुट कर दें, वो हमें पता है इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और इंटीग्रल ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट कैपेसिटर होता है। तो वो वैल्यूज पुट करने के बाद उसका डेरिवेटिव लिया इक्वेशन का, तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई और रूट्स फाइंड किए -3 एंड -6, जिससे हमें पता चला कि ये ओवरडैम्प्ड रिस्पांस है। ओवरडैम्प्ड रिस्पांस की इक्वेशन इस टाइप की होती है। और इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं ताकि दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाए, दोनों को हम सॉल्व कर लें। तो ये इसका डेरिवेटिव लिया, अब t को 0 पुट किया तो I0 हमारे पास 1/2 था, ये इक्वेशन बनी। इसको 0 पुट किया तो ये इक्वेशन बनी। अब ये हमारे पास कैसे आएगा? इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में t को 0 पुट कर दें तो d/dt ऑफ I0 ऑफ 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी नोन है, ये भी नोन है। तो d/dt ऑफ I0 इस इक्वेशन में पुट करने से आता है इसमें पुट करने से आता है d/dt I0 0 -17/2। इस वाली इक्वेशन में t को 0 पुट कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, वो आता है -17/2। और अब अगर दिस इज -17/2, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो K1 आपके पास आता है, K1 क्या था, 11/6 -11/6 और K2 क्या था, 7/3। तो I0 ऑफ t आ गया आपका -11/6 e⁻⁻3t प्लस 7/3 e⁻⁻60। अब I0 ऑफ t को अगर आप पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में, V0 ऑफ t विल बी 18 into I0 of t 18 into this plus 12, 18 into this क्या हो जाएगा, -33 e⁻⁻3t plus 42 e⁻⁻60 प्लस 12। तो इसी इक्वेशन में आप देखें
कि आई नॉट ऑफ टी के एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू फोर्स रिस्पांस पे नहीं आती, जबकि वी ऑफ टी में 12 आ रही है। क्यों? इस सर्किट में देखें एट टाइम t इक्वल्स टू इंफिनिटी करंट क्या होगा, टाइम t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, मींस ओपन सर्किट करंट नहीं फ्लो हो रहा। इस वजह से प्लस 0 आ रहा है, करंट टाइम t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर 0 आ रहा है, जबकि वोल्टेज टाइम t इक्वल्स टू इंफिनिटी पे क्या आ रहा है, 12। अब इसमें अगर आप कैपेसिटर को ओपन पुट करें और वोल्टेज फाइंड करने की कोशिश करें तो टाइम t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर कैपेसिटर के क्रॉस कितने वोल्टेज होंगे, V naught of t plus 12 कितना क्या, V naught of t में ये 12 क्यों आ रहा है, क्योंकि V naught of t ड्रॉप क्रॉस 18 ओम रेजिस्टर प्लस दिस सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो ड्रॉप क्रॉस 18 ओम रेजिस्टर क्या बन रहा है, ये, और प्लस 12, डेफिनेटली वो सोर्स है तो वो सारे का सारा ऐड होगा, प्लस 12 ऐड होगा। लेकिन अगर हम VCT फाइंड कर रहे होते, अभी हम V नॉट ऑफ t फाइंड कर रहे हैं, VCT फाइंड कर रहे होते तो टाइम t इक्वल्स टू इंफिनिटी पर VCT की क्या वैल्यू बननी थी, -12 प्लस 18 आई नॉट ऑफ t इस तरह से फ्लो कर रहा है तो यूं करेंगे -4 प्लस VC0 प्लस 18 आई नॉट ऑफ t प्लस 12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इंफिनिटी पर करंट 0 होगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, VC0 विल बी -12 प्लस 4 -8। तो अगर हम VCT की इक्वेशन फाइंड कर रहे होते V नॉट ऑफ t की जगह तो यहाँ पर -8 आ गया, ठीक है, क्योंकि करंट बेशक 0 भी हो जाए लेकिन वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होता है तो उसके क्रॉस, जाहिर सी बात है, इन दोनों सोर्सेज का डिफरेंस जो भी बनता है वो उसके क्रॉस ड्रॉप हुआ होगा, वो बनता है -8। तो लेकिन फिलहाल हम V नॉट ऑफ t फाइंड कर रहे हैं, इसलिए 12 एज इट इज ऐड हो जाएगा, क्योंकि नजर आ रहा है कि V नॉट ऑफ t में 12 एज अ कांस्टेंट ऐड हो रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अगर ये किसी सर्किट का रिस्पांस आ गया, सेकंड ऑर्डर रिस्पांस, और आपसे कहा जाता है कि इसको देखते हुए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर दें, सर्किट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर दें, और V1t का एक्सप्रेशन क्या होगा वो बता दें। तो आप कैसे कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं हमें पता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनेगी, s² प्लस 4s प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको देखते हुए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। b सर्किट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इसके जो आप रूट्स फाइंड करते हैं, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। s1 S2 फाइंड कर लें, किसी भी तरीके से फाइंड कर लें। कैसे होता है, -b प्लस माइनस b² -4ac तो
ये जो रूट्स बनते हैं -2 ± J1, ये है इसकी सर्किट नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और थर्ड एक्सप्रेशन V1t का क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, ये रूट कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिस्पांस अंडर डैम्प्ड है। तो अंडर डैम्प्ड रिस्पांस की V1t की इक्वेशन किस टाइप की होगी, raised to power minus alpha t a1 cos of beta t plus a2 sin of beta t, ठीक है। अल्फा ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आती हैं S12 की, इस केस में अल्फा क्या है 2, सॉरी S, इसकी रूट्स क्या है, S1 is 2 plus J1, so alpha is 2, beta is 1। ये इस टाइप की इसका एक्सप्रेशन होगा V1t का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं।